तो कल फेराडे था, फेराडे चल रहा था। लाओ ये पता कहाँ चल रहे थे। फेराडे में मैग्नेटिक फ्लक्स था। मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये देखो एक मैग्नेटिक, एक ये स्पेस है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है और ये ऐसे कंटिन्यू जा रही है। ये अब ये जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किसी एरिया को पास करती है। तो जब किसी एरिया को पास करती है तो ये D2 डिपेंड करती है कि ये एंगल पर है, तो एंगल हमारा किसके साथ हो सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो सकता है। तो यहां एक लैंग्वेज आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन passed through a given area is called magnetic flux, और it is denoted by इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फाई इक्वल टू हो गया आपका B डॉट ds, और इसे हम कह सकते हैं कितना, B डॉट A, और इसे आप लिखेंगे BA cos थीटा। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगा सेम, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो गिवन टू एरिया और एंगल पर चेंज होगा। अगर हम इसे ले जाए, देखो फाई इज इक्वल टू B A1 cos थीटा प्लस B A2 cos थीटा प्लस B A3 cos थीटा प्लस B A4 cos थीटा अप टू डॉट डॉट, और ये BAN और ये cos थीटा। तो ये हर टर्म्स पे हमने ये देखा और इसको लेके आए, तो ये वैल्यू हमारे पास देखो इसमें से कॉमन आ गई, तो B cos थीटा इसमें से कॉमन आ गया, तो ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू डॉट डॉट, और ये AN, और हम इसे कह भी सकते हैं कि सिग्मा BAI cos थीटा एन आयोटा इज इक्वल टू 1 के साथ। ये इतना भी हो जाएगा। अगर एंगल चेंज होता है, एंगल भी चेंज होता है, तो यही वैल्यू हमारे पास फ्लक्स में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सिग्मा
एन आई इक्वल टू 1, और देखो बी ए आई और ये कॉस थीटा आई के साथ। तो ये हमारा एंगल में भी चेंज हो सकता है एरिया के साथ। तो हमारे पास जो चेंज हुआ बी ए आई कॉस थीटा आई के साथ, यानी कि जो एंगल हमारा कंटिन्यूट चेंज हुआ, तो एंगल के भी चेंज होने से ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। भाई अब ये है, अब इसी के आगे हमने इसको छोटा एरिया मेजर कर दिया, ये यहाँ ये, तो ये A1 था तो ये A2 हो गया। अब ये फील्ड लाइन से आई और हो सकता है कि यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे हो गई, ये इस टाइप से हो गई। तो इनके बीच में जो एंगल का जो वेरिएशन हुआ, ये थीटा का चेंज हुआ। अब ये थीटा का चेंज हुआ, फिर हमने यहाँ फिर ये फील्ड लगा दिया, अब ये फिर यहां से पास हुई, और पास होने के बाद फिर ये फिर ऐसे बेंड हो गई, और फिर ऐसे बेंड हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई D2 एंगल से। तो ये फील्ड तो कांस्टेंट रहा भाई, बी तो हमारा कांस्टेंट रहा, लेकिन फ्लक्स हमारा डिपेंड चेंज हो गया, चेंज ऑफ एरिया, चेंज ऑफ एरिया। तो चेंज ऑफ एरिया एंड चेंज ऑफ एंगल, तो इन चीजों पर ये चेंज रहा। तो ऐसे केसों में फ्लक्स आपका जो है बी ए आई कॉस थीटा एन आयोटा इज इक्वल टू 1 के साथ ये भी हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा पाई इज इक्वल टू सिग्मा और बी, और ये ए आई कॉस थीटा आई एन आयोटा इज इक्वल टू 1 के साथ ये आ गया। तो हमें ये सारी चीजें किससे ये सब चीजें हमारी ये मैग्नेटिक फ्लक्स में आई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने वेरिएशन कर दिया एवरी टाइम। तो देखा हमने कि हर टाइम पर हमारा एरिया और एंगल चेंज होता है, तो हमारा फ्लक्स भी कंटिन्यू चेंज होता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आप ये कहो कि साहब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज तो नहीं हो रहा, तो तीनों भी चेंज एक साथ हो सकते हैं, बी भी चेंज हो सकता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो डिपेंडेंट हो गया वो हमारे एरिया पर चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड पर हो गया, और D2 एंगल पर चेंज हो गया। इन सारी चीजों पर ये चेंज होता है, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये भी क्या है, एक समेशन प्रॉपर्टी है जो एवरी टाइम हमारी चेंज वैल्यू को चेंज करती रहती है। इसका हम टोटल सम बनाते हैं, तो ये हमारे पास सिग्मा और ये बी आई कॉस थीटा बनता है, या आप कह सकते हो बी ए आई कॉस थीटा आई भी बन सकता है, और बी आई ए आई कॉस थीटा भी बन सकता है। आप ये कहो कि यही फ्लक्स हमें ऐसे भी मिल जाएगा, ये बी आई ए आई और कॉस थीटा आई एन आयोटा इज इक्वल टू 1 के साथ। तो हर पोजीशन पर ये चेंज हो जाएगा, जैसा हम करेंगे वैसे ही चेंज हो जाता है ये। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं फैराडेज लॉ। तो फैराडे ने अपनी इंडक्शन प्रॉपर्टी में क्या कहा, तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में चले जाए, उसे और देखें। ये है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। और फैराडे लॉ का इंडक्शन भी है। तो उन्होंने ये कहा पहला केस में कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए कॉइल एंड ईएमएफ, जब ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी कॉइल से लिंक कर दिया गया। अब जस्टिफाई मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एक एरिया था, हमने इसको ऐसे लिया तो इसका एरिया चेंज हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गई एवरी टाइम। अब ये चेंज कैसे होंगी,
अब जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी गिवन एरिया से जाएंगी तो जाने से क्या होगा कि इसमें जो ये वाली जो पोर्शन पर ये कोर बना हुआ है ये एवरी टाइम चेंज हो रहा है, ये, और इनसे जब ये कंटिन्यू चेंज निकलेगा तो ये फ्लक्स चेंज होगा, तो यहां फ्लक्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स किस पर डिपेंडेंट करता है, इंडक्शन कॉइल पर। भाई हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स है वो किस पर, कॉइल पर। तो पहला केस ये कहता है कि चेंज ऑफ फ्लक्स ड्यू टू इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन कॉइल। तो ये जो फ्लक्स है ये इंडक्शन कॉइल में चेंज करता है और जिसके कारण हमारा ईएमएफ हमारा एवरी टाइम चेंज हो जाता है। तो ड्यू टू चेंज ऑफ, आप कह सकते हो चेंज ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ। तो आप ये भी कह सकते हो कि E इज इक्वल टू, आप इसे माइनस के डी फाई अपॉन डी टी भी कह सकते हो। E इज इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टू। अब E कैसा है, स्केलर होता है, पोटेंशियल, तो आप इसे माइनस के डी फाई अपॉन डी टी को इस पर आ गए, ये चेंज हो गया। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि दैट इज आर ड्यू टू चेंज ऑफ इंडक्शन कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स, और ये किस पर डिपेंडेंट है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंडेंट है। आप ये कह सकते हो सेकंड पॉइंट, फ्लक्स और ईएमएफ चेंज ड्यू टू नंबर ऑफ टर्न्स। अब जितने नंबर ऑफ टर्न्स बनाते चले जाएंगे उतना ही ईएमएफ चेंज होगा। तो ईएमएफ इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के एन डी फाई अपॉन, तो ये वैल्यू भी हमारे पास हो जाएगी। हम इसे इंडक्शन कॉइल में चेंज करके ले गए तो ये हमारे नंबर ऑफ फाई पर भी चेंज हो गया। तो देखो ये सिंगल कॉइल पर था, यहां हमने एन टर्न्स लगा दिए, तो अब क्या होगा, ई जो हमारे पास चेंज होगा, ई अगर होगा तो एन पर डिपेंड करेगा, और ई अगर लेस है तो ये एन पर। तो यानी कि दोनों ही चीजें हैं, इज इक्वल टू, सॉरी ये इज इक्वल टू है। अब ये कह रहा है कि ई बढ़ेगा तो एन भी बढ़ेगा, है ना, और ई बढ़ेगा तो एन भी बढ़ेगा, और ई घटेगा तो एन भी घटेगा। तो इन चीजों पर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ इसका ग्राफ जब भी हमने इसका लिया है तो देखो ग्राफ जो जाएगा वो कैसा जाएगा, यूनिफॉर्म जाएगा, है ना। पहले ये ग्राफ कैसा जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, और यूनिफॉर्म कैसा होगा, टाइम और ई के रिलेशन में, ये टाइम है और ये ई के रिलेशन में, तो ये इधर कांस्टेंट हो जाएगा और इधर हो जाएगा। अगर हमने इसको आगे लेफ्ट की ओर मूवमेंट कराया तो ये राइट डायरेक्शन में हो गया, है ना। तो ईएमएफ जो है, कभी कभी आपने देखा होगा, अब गाड़ियां आगे भी चली जाती है और पीछे भी चली जाती है। तो पीछे का मतलब है कि पोटेंशियल हमारा फॉरवर्ड भी हो जाता है, पोटेंशियल हमारा बैकवर्ड भी हो जाता है, लेकिन टाइम कभी बैकवर्ड नहीं होता। टाइम ड्यू टू स्केलर क्वांटिटी, ये हमारे टाइम की जो कंडीशन है ये ऑलवेज स्केलर बनी रहती है। तो आप इसे स्केलर में कह सकते हो कि टाइम हमारा जो है कंटिन्यूटी स्केलर में रहेगा। तो ये कह रहा है इंड्यूस कॉइल कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। जब हमारे पास इंड्यूस बढ़ेगा तो उसके साथ नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ेंगे। ये बात इन्होंने अपनी बात में ये कहा। अब इसको हम देखते हैं, देखो कैसे क्लियर होगा ये फ्लक्स को चेंज करते। बढ़ू आगे, मिटाओ। अब ये फैराडे में जो बात आई थी कि इंडक्शन कॉइल की, अब इसे समझ लो। तो देखो ये तो हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी होता है। ये हमारे पास फ्लक्स से पोटेंशियल जनरेट होता है
और जब फ्लक्स से पोटेंशियल जनरेट होता है तो ओम्स क्या कहता है, ओम्स लॉ आएगा तो ये क्या कहेगा, ओम्स कहता है कि V प्रोपोर्शनल आई। तो R इज इक्वल टू आपका वैल्यू हो जाएगा V अपॉन आई, यानी V इज इक्वल टू आर आई। तो R इज इक्वल टू आपका V अपॉन आई आ गया। अब आप I इज इक्वल टू से कह सकते हो E अपॉन आर भी कह सकते हो 1 अपॉन आर, और ये माइनस के डी फाई अपॉन डी। देख लो इलेक्ट्रिक करंट में फ्लक्स आ गया। अब ये फ्लक्स जब आ गया तो इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन आर के साथ, और ये डी फाई अपॉन डी टी के साथ। और फ्लक्स हमारे पास कितना है, ये ई की वैल्यू डिफाइन करा रहा है, तो E इज इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर लगा दें तो N ये हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। तो आप इसी तरह भी कह सकते हो I इज इक्वल टू N अपॉन आर, और ये माइनस के डी फाई अपॉन डी टी के साथ, ये भी कह सकते हो I इज इक्वल टू N अपॉन आर माइनस के डी फाई अपॉन डी टी भी आप इसे कह सकते हो। राइट। अब देखो ये हमारे पास क्या है, करंट है। अब इस करंट को ही हम जो है चार्ज में कन्वर्ट करें तो चार्ज की डेफिनेशन क्या है भाई, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ द चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो देखो आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन ये डी क्यू अपॉन डी टी। ये आई जो हो जाएगा ये चार्ज के रेस्पेक्ट में इतना हो जाएगा, और आई इक्वल टू हम कितना निकाल के लाए, एन अपॉन आर माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, और ये एन अपॉन आर, और ये माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। ये से कैंसिल हो गया। जब ये से कैंसिल हो गया तो ये आपके पास चार्ज जो बचा 0 से क्यू पर, तो देखो एन अपॉन आर तो कांस्टेंट है, माइनस बाहर आ गया, और ये डी फाई कितना फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। तो आप इतना से भी दिखा सकते हो, ये माइनस के एन अपॉन आर, और ये फाई 1 से फाई 2, और ये डी फाई के साथ, ये भी हो जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस के एन अपॉन आर और डी फाई 1 फाई 2 के साथ। अब इतना हमारे पास आ गया तो आप इसे लिख सकते हो Q इज इक्वल टू एन अपॉन आर, और ये फाई 2 माइनस के फाई 1। चेंज ऑफ द फ्लक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, ये चेंज ऑफ द फ्लक्स के बराबर हो जाएगा, फाई 2 माइनस के फाई 1 अपॉन आर। तो आप कह सकते हो चार्ज इज इक्वल टू एन, और ये चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो हम एक नया फॉर्मूला इससे बना, हम इसे फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी किस पर डिपेंडेंट है, ये सभी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर डिफाइंड है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट से हम इतने सारे कॉन्सेप्ट बढ़ते चले गए, और इसी पर लेंज ने अपनी बात कही थी। तो लेंज ने तो ये कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट विल बी सच ए रिक्वायर्ड टू अपोज टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है किस पर, डायरेक्शन पर। अगर माइनस आता है, अगर माइनस आ रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यही चार्ज आपका प्लस आता है एन अपॉन आर, और ये फाई 2 माइनस के फाई 1, तो ये सेम डायरेक्शन में है। ये बात लेंज ने अपनी बात में कही थी, किसके कारण, इसी फ्लक्स के कारण। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम माइनस आर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फ्लक्स की जो टेंडेंसी है वो अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसको उन्होंने जो है समझाया, अब उन्होंने इसको समझाया, तो समझाया कैसे, ये देख लो। उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास ये हमारे पास एक सर्किल है, और हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है।
ये लिया हमने मैग्नेटिक नॉर्थ और ये साउथ। अब इसको हम टूवर्ड लाए, है ना, टूवर्ड लेके आए। देखो आप ऐसे लिख दो टूवर्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ये बढ़ेंगी, और तो बढ़ने से क्या होगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा इसका। इसमें जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसे ये वाला, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो आप यहां कह सकते हो E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, इसके साथ नंबर ऑफ टर्न्स n के साथ। अब यही चीज हम लेके आए, देखो अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये n और ये s, हम क्या हो गए, अब इसको अबे ले गए, तो अबे इसको ले गए, लेंज ने अपनी बात में कहा था, तो ये करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई। अब ये करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज था। तो इसमें आपका जो फ्लक्स हुआ वो माइनस के n और ये डी फाई अपॉन डी थी रहा। तो ड्यू टू चेंज ऑफ द डायरेक्शन, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। हम इसको आगे पीछे ले गए, तो हमने देखा कि एवरी टाइम हमारे फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो गई, तो फ्लक्स की वैल्यू हमारी चेंज हो गई। तो हमने ये देखा, तो ये लेंज ने अपनी बात कह दी थी, तो फैराडे की बात को देखा गया। तो फैराडे ने तो अपनी बात में कहा कि जब भी हम किसी भी फ्लक्स में कोई भी जो है करंट प्रोड्यूस करते हैं तो फ्लक्स चेंज हो जाता है। अब फ्लक्स जब चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण, जबकि और जो लेंज ने अपनी बात ये कह दिया, लेंज ने ये कह दिया अपनी बात, ये लेंज का लॉ है, लेंज लॉ, ये D2 डायरेक्शन पर है, ये D2, उन्होंने डायरेक्शन को पकड़ा, करंट की डायरेक्शन। तो उन्होंने कहा कि तो करंट की डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। अब जैसे हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अब टूवर्ड लेके आएंगे तो क्लॉकवाइज करंट होगा, यानी इधर, और जब हम इसमें अवे ले जाएंगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इससे हम करंट की डायरेक्शन को लेंज के रूल के द्वारा देख सकते हैं। अब इसी पर जो फैराडे का है जो लॉ था, उसको लॉरेंज ने अपनी बात में एक्सप्लेन किया। अब वो कैसे होगा जरा इसे समझ लो। अब लॉरेंज आ गए, तो लॉरेंज ने तो किसी भी चीज में ये कहा है कि हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को मिला के काम करेंगे। उन्होंने दोनों कॉन्सेप्ट पर काम किया। तो मोटिवेशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक कॉन्सेप्ट आ गया, ये मोटिवेशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसे समझ लो। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि यू शेप की एक कॉइल ले ली, यू शेप की, देखो ऐसे, अब यू शेप की जो कॉइल ली, ये वाली, और इसको हमने एक मेटेलिक रॉड से कनेक्ट कर दिया, ये पी क्यू, और इसको हमने एक हत्था पकड़ लिया, ये ऐसे। अब इसको हमने ऐसे चलाया, तो देखो ये इसमें क्या होगा कि जब ये मूवमेंट करेगी तो ये कॉइल लगी हुई है इसमें, ऐसे, ये इसमें कॉइल लगी है, और कॉइल लगने के कारण ये इसके एंड पॉइंट से हमने एक बल्ब लगा दिया। ये जब भी हमने इसको आगे पीछे किया तो क्या देखा हमने, इसमें फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स जब चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स के चेंज होने से इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसका फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये फाई इक्वल टू बी होता है,
और ये पोर्शन हमारे पास x है और ये l है ना। अब l तो कांस्टेंट है, लेकिन x हमारी वेरी कर रही है एवरी टाइम। जब x वेरी करेगी तो आप एक चीज देखो, ये किधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपके पास cos 180 हो जाएगा। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो ये b है भाई। cos 180 को आप -1 भी लिख सकते हो। और एरिया किसी रेक्टेंगुलर का कितना होता है, लेंथ इंटू बी। अब ये आपका देखो b इक्वल टू माइनस के BLX हो गया। अब फाई चेंज होगा, और फाई को चेंज किया तो चेंज ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स को चेंज करेंगे तो देखो डी फाई अपॉन dt और माइनस के BL और ये dx अपॉन dt। अब हम पीछे लेके आए हैं, इसमें माइनस लगा तो ये प्लस हो गया। तो ये वैल्यू आपके पास हो गई E इक्वल टू BL, और ये वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt के साथ। तो ये BL भी आ गया। E की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, BL भी आ गई। जबकि I इक्वल टू कितना होता है, E अपॉन R। तो आप इसकी जगह कितना लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो BLB अपॉन R के साथ ये। अब इलेक्ट्रिक करंट भी आपको मिल गया। अब इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट को आप कितना लिखोगे, dq अपॉन dt इज इक्वल टू, और ये BLB अपॉन R के साथ। तो ये dq इज इक्वल टू आपका हो जाएगा BLB अपॉन R इंटू dt। और चार्ज हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया BLB अपॉन R इंटू dt। तो हमें चार्ज मिल गया इससे। अब इसमें वर्क भी होगा। अब वर्क कितना हो जाएगा, ये आपका होगा ये P इक्वल टू W अपॉन T। पावर जनरेट होगी और वर्क भी काम करेगा। जबकि हमारे पास ये कितना है, ये E इक्वल टू BLB है। तो ऐसे आप कह सकते हो P इक्वल टू EI। तो E की वैल्यू हमारे पास कितनी है, BLB। BLB इंटू I भी कह सकते हो आप इसे। और I की वैल्यू कितनी है, ये तो P इक्वल टू BLB और ये E अपॉन R। तो ये हो जाएगा पावर आपकी हो जाएगी इसमें B का स्क्वायर L स्क्वायर B का स्क्वायर अपॉन R के साथ। तो ये पावर भी हमें मिल गई। तो पावर मिल गया। अब जब पावर हमें मिल गया तो वर्क भी हो जाएगा। तो वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P इंटू T और W इज इक्वल टू ये B का स्क्वायर L स्क्वायर B का स्क्वायर अपॉन R इंटू T के साथ। तो ये हमें वर्क भी मिल गया। तो हम एक ही चीज से इतनी सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे समझ लो, ये सब इसमें लिख रहा है, ये सब लो।